समावेशी सुगम्य ई कंटेंट के अंतर्गत विषय विज्ञान कक्षा 7 में आज हम जानेंगे ऊष्मा के बारे में, जिसके सीखने के परिणाम हैं। बच्चे ऊष्मा की अवधारणा को समझते हैं। बच्चे ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता के बारे में जानते हैं। बच्चे दैनिक जीवन की क्रियाओं में ऊष्मा के प्रयोग के बारे में जानते हैं। बच्चों, क्या आपने अनुभव किया है कि जब हम सर्दियों में धूप में बैठते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है? क्या आपने सोचा है कि हमें ये गर्माहट क्यों महसूस होती है? हमें ये गर्माहट सूर्य से मिली ऊष्मा के कारण महसूस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊष्मा क्या है? चलिए इसे स्वयं जानते हैं। एक भगोने में पानी लेकर उसे गर्म होने रखिए। जब ये उबलने लग जाए तो इसे प्लेट से ढक दीजिए। कुछ देर में आप देखेंगे प्लेट ऊपर नीचे हो रही है। जब पानी को गर्म करते हैं, यानी कि ऊष्मा देते हैं, तो पानी उबलने लगता है और वाष्प में बदल जाता है। इसी कारण प्लेट ऊपर नीचे होती है। अब आप सोच रहे होंगे, भाप यह कैसे कर सकती है? भाप को कार्य करने की क्षमता ऊष्मा से मिलती है। हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कभी आपने देखा है कि बहुत ठंडा पानी अगर मेज पे रखा रह जाए तो वो कुछ समय बाद धीरे धीरे सामान्य ताप का हो जाता है। और यही हम चाय के उदाहरण में भी देखते हैं। बहुत गर्म चाय कुछ देर तक अगर मेज पर रखी रह जाए तो वह भी स्वतः ही ठंडी होने लग जाती है। ये कैसे हो सकता है? इसको जानने के लिए चलिए एक प्रयोग करते हैं। धातु के एक टुकड़े को गर्म कीजिए। धातु के इस गर्म टुकड़े को ठंडे पानी में डाल दीजिए। अब पानी को छू कर देखिए, क्या आपको पानी के ताप में परिवर्तन महसूस होता है?
धातु के गर्म टुकड़े को पानी में डालने पर पानी पहले से ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि धातु के गर्म टुकड़े से ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह ठंडे पानी की ओर होता है। अतः हम कह सकते हैं ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। अच्छा, तो अब समझ आया कि ठंडा पानी गर्म और गर्म चाय ठंडी क्यों हो जाती है। दरअसल ठंडे पानी का ताप कमरे के सामान्य ताप से बहुत कम होता है, इसीलिए कमरे से ऊष्मा पानी में चली जाती है। वहीं चाय का ताप कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, इसीलिए गर्म चाय से ऊष्मा कमरे में चली जाती है और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ठंडा पानी और गर्म चाय का ताप कमरे के सामान्य ताप तक न आ जाए, यानी कि ऊष्मा देने पर वस्तु या पदार्थ का ताप बढ़ता है और ऊष्मा निकल जाने पर वस्तु या पदार्थ का ताप घटता है। बच्चों, जब हम किसी वस्तु को आग पर रखते हैं तो वह बहुत गर्म हो जाती है, यानी कि गर्म होने पर किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। तो विचार कीजिए कि किसी वस्तु में ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है। चित्र में आप देख रहे हैं, बाईं तरफ एक कप पानी गर्म होने के लिए रखा है, जबकि दाईं तरफ एक भगोना पानी। दोनों में से किसको उबलने के लिए ज़्यादा समय लगेगा? आपका अनुभव क्या कहता है? हमारे अनुभव से तो जितना ज़्यादा पानी की मात्रा होगी उसे उबलने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब आप फिर से अपने अनुभव से बताइए कि ठंडे पानी को लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के पानी को उबालने में ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी या फिर सामान्य ताप के, यानी कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के पानी को उबालने में? हमारा अनुभव कहता है पानी जितना ज़्यादा ठंडा होगा उसको गर्म करने के लिए उतने ही ज़्यादा ऊष्मा की भी आवश्यकता होगी, यानी कि ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर
अर्थात प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर पर निर्भर करती है। बच्चों, पानी व तेल की समान मात्रा समान समय तक गर्म करने पर किसका तापमान अधिक होगा? हम देखेंगे कि तेल का तापमान अधिक होगा। ऐसा क्यों? भिन्न भिन्न पदार्थों की समान मात्रा में निश्चित ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भी भिन्न होती है, जिसे हम विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ कुछ आपको उदाहरण भी दिखाई दे रहे हैं। हमने जाना कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। जूल, कैलोरी व किलो कैलोरी ऊष्मा के मात्रक हैं। किसी वस्तु में निश्चित ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा व तापांतर पर निर्भर करती है। अब आपकी बारी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊष्मा का ही एक रूप है। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसका ताप जाता है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। एक कैलोरी में जूल होते हैं। किसी वस्तु में ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रव्यमान, तापांतर एवं पर निर्भर करती है।